नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि से। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट जो है 4 देखेंगे आज। और इससे पहले हमने दोस्तों मॉक टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखे हैं और जिसने भी नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 4 आज का। और साथ ही साथ दोस्तों आप जरूर बताएं कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी शिक्षण विधि है जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ऑप्शन है आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा आपका निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि जिसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे आपको पूछा जा सकता है। निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु। ठीक है, ये याद रखना है। अगर यहाँ से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है दोस्तों। आपको पूछा जाता है कि नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, तो आप करेंगे निगमन विधि। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, उदाहरण से इनकी एग्जाम्पल टू रूल कौन सी चलती है, उदाहरण से नियम की ओर कौन सी शिक्षण विधि चलती है, तो वहां पर करेंगे आप आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के प्रतिपादक भी जो है अरस्तु हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें निगमन विधि की दोस्तों, तो निगमन विधि से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निगमन विधि दोस्तों याद रखेंगे, ये जो है आपका ये विधि शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, याद रखेंगे निगमन विधि जो है क्या है, ये है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला प्रतिपादक मैंने बताया अरस्तु। दूसरा, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो निगमन विधि है दोस्तों, ये शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ निगमन विधि दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, मैंने आपको बताया था। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, और बात करें दोस्तों आगमन विधि की। ठीक है, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि जो है दोस्तों याद रखेंगे ये छात्र केंद्रित विधि है। ठीक है, क्या है? छात्र केंद्रित। तो ये फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगमन विधि जो है ये करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैज्ञानिक विधि कहते हैं आगमन विधि को। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है आगमन विधि, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, आपको बताना है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपका किलपैट्रिक, अरस्तु, हेनरी आर्मस्ट्रांग या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। याद रखेंगे नाम विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? वो है आपके हेनरी आर्मस्ट्रांग थे। याद रखेंगे। बात करें विश्लेषण विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस मेथड बोलते हैं विश्लेषण विधि को। ये कैसी विधि होती है दोस्तों? क्या होता है इसमें, मैंने आपको बताया था। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समस्या को जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस विधि से समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है विश्लेषण विधि में। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। प्रतिपादक कौन थे? हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। किस आयोग ने शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया? ठीक है, आपको बताना है किस आयोग ने दोस्तों शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन आपकी राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। तो राधा कृष्णन आयोग ने दोस्तों शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन सी वो 4 श्रेणियां हैं आपको ये याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया है। पहला है प्रोफेसर। ठीक है,
दूसरा पाठक, तीसरा है व्याख्याता और चौथा है प्रशिक्षक। ठीक है, चौथा क्या है? प्रशिक्षक। तो ये 4 श्रेणियों में जो है विभाजित किया शिक्षकों को राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, याद रखेंगे, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, तो कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, ये बताना है आपने। ऑप्शन है JF मैकडगल, JP नायक, MM बसु या फिर श्रीमाली। तो 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 4 का राइट आंसर रहेगा आपका JP नायक। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। सचिव कौन थे कोठारी आयोग के? JP नायक। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है डाल्टन विधि के प्रतिपादक या जनक कौन थे। ऑप्शन देखिए, मारिया मॉन्टेसरी, हेलेन पार्कहर्स्ट, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैंने आपको बताया है डाल्टन विधि के बारे में। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, बात करें दोस्तों डाल्टन विधि की, तो डाल्टन विधि क्या होती है? डाल्टन विधि दोस्तों, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य जो है, जैसे आपका असाइनमेंट के रूप में कुछ दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें विद्यार्थी क्या करता है, तय समय पर जो है, यानी कि दिए हुए समय में उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये होता है डाल्टन विधि। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस शिक्षण विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा राइट आंसर? किस शिक्षण विधि, यानी कि आपने शिक्षण विधि बतानी है, किस शिक्षण विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए क्या सिखाई जाती है? लैंग्वेज सिखाई जाती है, भाषा सिखाई जाती है। ऑप्शन आपका व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया है डायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट मेथड? यानी कि इसमें ऐसा होता है दोस्तों, ये छोटे बच्चों के लिए जो है काफ़ी उपयोगी होती है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं हेतु जो है यह विधि जो है अत्यंत जो है उपयोगी है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, याद रखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? ये मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बता रखा है। तो ऑप्शन देखिए, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संपूर्ण शिक्षा पर बात हो रही है, संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा था? ऑप्शन राधाकृष्णन, कोठारी, ज्ञान आयोग। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का? राइट रहेगा दोस्तों कोठारी आयोग। ठीक है, तो संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन सा क्षेत्रीय निम्न में कौन एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? ठीक है, एनसीटीई के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा नहीं है इसमें बताना है। भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा मैसूर। ठीक है, मैसूर क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है एनसीटीई का। ठीक है, बाकी तीनों है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, किस संचार में संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं? तो आपको ये आंसर करना है। संचार के मैंने आपको सारे प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या, ऑप्शन देखिए, औपचारिक संचार या फिर अंतर्वैयक्तिक संचार या अनौपचारिक संचार। तो ऑप्शन 3 है इसमें। तो इसमें आपको राइट बताना है
कि किस संचार में जो है संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता जो है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा? 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अंतरवैयक्तिक संचार। ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार के बारे में मैंने आपको बताया है, याद रखेंगे। संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता जो है इसमें एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार का मतलब क्या होता है? अंतरवैयक्तिक संचार जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? ये लिखित मौखिक दोनों होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, जैसे लिखित की बात करें जैसे पत्र, डायरी, और मौखिक की बात करें टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत, तो ये आप याद रखेंगे कि अंतरवैयक्तिक संचार जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ये लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, अंतःवैयक्तिक एक और होता है आपका संचार जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक तो आपका ये हो गया अंतर्वैयक्तिक संचार, इसको आप याद रखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक होता है जो आपको जो है कंफ्यूज जो है करता है, क्या होता है? देखिए, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, एक ये होता है, देखिए, एक होता है अंतरवैयक्तिक संचार, एक होता है अंतःवैयक्तिक संचार। तो इन दोनों में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, अंतरवैयक्तिक जिसकी बात मैं भी कर रहा हूं, अंतरवैयक्तिक, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अंतःवैयक्तिक इसमें क्या होता है? अंतःवैयक्तिक इसमें होता है कि इसमें स्वयं से प्रश्न करता है। ठीक है, यानी कि इसमें कह सकते हैं आप, यानी कि संचार को हम कह सकते हैं आत्मचर्चा या आत्म मंथन भी संचार को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें खुद से ही जो है व्यक्ति बात करता है। ठीक है, यानी कि स्वयं से प्रश्न करता है और स्वयं ही जो है उसका उत्तर प्राप्त करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये दोनों में आप याद रखें, ये कंफ्यूज करता है, तो इस दोनों को याद रखेंगे, अंतरवैयक्तिक संचार और अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये दोनों को याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009 जो अधिनियम है दोस्तों, ये लोकसभा में कब पारित हुआ ये बताना है। ऑप्शन देखिए, 3 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009, 5 अगस्त 2009 या फिर 6 अगस्त 2009। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 4 अगस्त 2009। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहां से आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो राज्यसभा में याद रखेंगे, ठीक है, राज्यसभा में पारित कब हुआ? 20 जुलाई 2009। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखेंगे कि राष्ट्रपति ने कब इसको जो है मंजूरी दी शिक्षा के अधिकार अधिनियम को, याद रखेंगे 26 अगस्त 26 अगस्त 2009। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, 20 जुलाई, 4 अगस्त और 26 अगस्त। ठीक है, ये तीनों फैक्ट याद रखें। लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। ठीक है, और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 और राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी मिली? 26 अगस्त 2009। ठीक है, तीनों आपको डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय सलाहकार जो है कार्यालय हैं? ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय हैं? ऑप्शन है 15, 13, 14, 12। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 15। ठीक है, तो एनसीईआरटी के याद रखेंगे आप, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय कितने हैं? तो 15 हैं। ठीक है, ये राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किस आयोग ने दिया था। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग ने दोस्तों ये सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। ठीक है, और राधा कृष्णन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया है। गठन कब हुआ, 4 नवंबर 1948 को गठन हुआ, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 25 अगस्त 1949 को। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य था। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या था। राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि इसका गठन क्यों किया गया था, तो इसका मुख्य कार्य क्या था, राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रधानमंत्री को सलाह देना, या फिर देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, प्रधानमंत्री को सलाह देना। तो बी आपका राइट रहेगा, इसलिए इसका गठन किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके ये टॉपिक देख सकते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसने उच्च शिक्षा को, ठीक है, समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था, इसको मैं बताया, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग ए राइट रहेगा। तो राधा कृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, शिक्षा जो है पहले ये किसमें था, पहले ये था राज्य सूची में। किसमें था, राज्य सूची में। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया। ठीक है, तो पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची में था, फिर बाद में इसको दोस्तों समवर्ती सूची में रखा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है इसको समवर्ती सूची में रखा गया, ये पूछा जाता है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, तो इससे क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही दोस्तों जो है शिक्षा के मामलों में कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, नारी समानता के लिए शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई, यानी कि किस आयोग ने या किस नीति ने जो है दोस्तों ये जो है नारी समानता के लिए शिक्षा की योजना को प्रस्तुत किया। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, नारी समानता के लिए शिक्षा की योजना किसने प्रस्तुत की। तो राइट आंसर रहेगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं बताने आपने। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूजीसी के। कौन कौन से हैं आपने नाम लिखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता और साथ ही साथ हैदराबाद और हैदराबाद के बाद है आपका गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक है, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 6 जो हैं यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुवाहाटी। ठीक है, ये 6 आपको याद रखने हैं। नहीं क्लियर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट जो है आपका, उसमें हम दोस्तों आपका जो है कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।